नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने डीजीपी यानी महानिदेशक के पद पर नियुक्ति की नई प्रक्रिया के लिए एक प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दे दी है। अब यूपी में डीजीपी के चयन की प्रक्रिया में नए नियम को शामिल किया गया है, जिसके तहत डीजीपी के चयन के लिए संघ लोक सेवा आयोग को नाम भेजने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि राज्य सरकार खुद ही नाम तय करेगी। इस नए नियम के तहत डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का होगा। गौरतलब है कि डीजीपी के चयन के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, जिसमें मुख्य सचिव, यूपीएससी की ओर से नामित एक व्यक्ति, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनकी ओर से नामित व्यक्ति, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख गृह सचिव और एक रिटायर्ड डीजीपी कमेटी में होंगे। तो अब यूपी में डीजीपी की तैनाती को लेकर राज्य सरकार और विपक्ष आमने सामने एक तरह से, क्योंकि बयानबाजियां हो रही हैं। यहां बता दें कि डीजीपी की नियुक्ति के लिए पहले की व्यवस्था के मुताबिक सरकार पुलिस सेवा में 30 साल पूरे कर चुके उन अधिकारियों के नाम यूपीएससी को भेजती थी जिनका 6 माह का कार्यकाल बचा हो। यूपीएससी राज्य सरकार को 3 अधिकारियों के नामों का पैनल भेजता था, जिसमें से सरकार किसी एक को डीजीपी बनाती थी, लेकिन अब राज्य खुद डीजीपी का चयन कर सकेंगे। तो आइए आगे बढ़ने से पहले पूरा मामला क्या है, इस हमारे सहयोगी पंकज झा जानकारी हमें दे रहे हैं। यूपी में डीजीपी की नियुक्ति में अब केंद्र की नहीं बल्कि राज्य सरकार की ही चलेगी। इसके लिए यूपी सरकार ने एक नया नियम बना दिया है। यूपी में मई 2022 से ही कार्यवाहक डीजीपी बनाए जाने की परंपरा रही है। तब सवाल ये उठता है कि अब अगर पूर्णकालिक या फिर यूं कह लें कि फुल टाइम डीजीपी रहेंगे तो आखिर यूपी पुलिस के कामकाज पर क्या असर पड़ेगा या फिर यूपी के लोगों को इससे क्या फ़ायदा होगा। अगर आप इसे गहराई से देखें तो कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बस इतना हो जाएगा कि जो डीजीपी अभी तक कार्यवाहक डीजीपी कहे जाते रहे वो अब डीजीपी कहे जाएंगे, यानी उनके आगे कुछ नहीं लगा होगा। और ये जो केंद्र और राज्य के बीच पिछले कुछ समय से डीजीपी की नियुक्ति को लेकर एक विवाद चल रहा था, वो विवाद भी थम जाएगा। हालांकि इसके पीछे की कहानी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है। एक लॉयर सावित्री पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी थी और ये मामला वो था कि साल 2006 में यूपी के डीजीपी रहे प्रकाश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसके तहत ये कहा गया था कि राज्यों में डीजीपी बनाए जाने को लेकर व्यवस्था रहे, क्योंकि ये आरोप लग रहे थे कि डीजीपी की नियुक्ति में राजनीतिक दबाव और सरकारें और पार्टियां अपनी मनमानी कर रही हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक नया गाइडलाइन जारी कर दिया था। सावित्री पांडे ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 8 राज्यों में इस गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा है और वहां कार्यवाहक डीजीपी बनाए जा रहे हैं। इसके बाद 30 सितंबर को ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 8 राज्यों, जिसमें यूपी, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, पंजाब, झारखंड और केंद्र सरकार को नोटिस भेज दिया गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से संबंधित राज्यों को चिट्ठी लिखी गई थी और इनसे पूछा गया था कि आप सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का, उनके आदेशों का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं। इसके बाबत ही यूपी सरकार ने अपनी तैयारी कर ली है। पंजाब में पहले से ही यूपी की तरह व्यवस्था लागू है, क्योंकि राज्य सरकार ये चाहती रही है कि यूपीएससी जो तय करता है, होता ये है कि राज्य सरकार की तरफ से 10, 12, 13, कभी 14, 15, 16 सीनियर आईपीएस अफसरों का एक पैनल यूपीएससी को भेजा जाता रहा है, संघ लोक सेवा आयोग को, और संघ लोक सेवा आयोग उसमें से 3 नाम का पैनल भेजती है और उसमें से एक को ही चुनना होता है, ये बाध्यता होती है। पर राज्य सरकार चाहती है कि डीजीपी बनाने में उसकी चले, यानी उसकी सहमति हो, क्योंकि उसी डीजीपी से उनको काम करना होता है। इसीलिए यूपी में नई व्यवस्था लागू की गई है। हालांकि इससे कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे पहले काम हो रहा था उसी तरीके से यूपी पुलिस काम करती रहेगी। कोई व्यवस्था में कोई ऐसा बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। और इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी सरकार के इस फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है, सुना है किसी बड़े अधिकारी को स्थायी पद देने और उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। सवाल ये है कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं। कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं। दिल्ली बनाम लखनऊ 2.0।
उधर अखिलेश यादव के तंज पर बीजेपी का पलटवार आया। उत्तर प्रदेश के सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। देखिए, जो नया प्रकरण है, जिस प्रकार से डीजीपी उत्तर प्रदेश का जो नए सेलेक्ट होंगे, उसके लिए कैबिनेट ने मोहर लगाई है। इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। अखिलेश जी को यही नहीं पसंद आ रहा होगा ना कि उनको तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने आते रहते हैं कि वो सरकार में आएंगे और सरकार उनकी बनेगी, वो फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। तो उनको राजनीतिक हस्तक्षेप पता है, पारदर्शिता पता नहीं है। भाजपा की पहचान ही पारदर्शिता है। तो एक और नेता है, प्रवक्ता हैं बीजेपी के राकेश त्रिपाठी, उन्होंने क्या कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। अखिलेश यादव जी को रह रह करके अपने कार्यकाल की याद सताती है कि कैसे उनके कार्यकाल में मुख्यमंत्री की कुर्सी के 4 पाए, एक पाया रामगोपाल यादव खींचा करते थे, दूसरा पाया शिवपाल यादव खींचा करते थे, तीसरा पाया नेताजी खींचा करते थे और चौथा पाया आजम खान खींचा करते थे। अपने पूरे कार्यकाल में कितने परेशान रहे हैं कि सार्वजनिक तौर पर स्वीकारोक्ति तक की थी कि चीफ सेक्रेटरी दीपक सिंघल जाकर के नेताजी के पैर पकड़ लो, वरना तुमको चीफ सेक्रेटरी से हटाना पड़ेगा। कम से कम अखिलेश यादव जी इस तरह के बेसलेस आरोप लगा करके अपने गम दूर करने का प्रयास मत करें। और उधर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने क्या कहा, ये भी सुन लेते हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि अमित शाह कोई अपना वहां पर डीजीपी लगाना चाहता है और योगी आदित्यनाथ अपने डीजीपी को रखना चाहते हैं। झगड़ा मूल रूप से इसी बात का है। और उधर दानिश अली का कहना है कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के बीजेपी नेताओं में तालमेल नहीं है, यूपी और दिल्ली के नेताओं में तालमेल नहीं। आइए सुन लेते हैं। बहुत लंबे समय से दिल्ली और यूपी के भाजपा के नेताओं में तालमेल नहीं है। शय और मात का खेल चल रहा है और ये इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पिछले तकरीबन 3 साल से 4 साल से उत्तर प्रदेश में कोई परमानेंट डीजीपी नहीं बना। और इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान हैं। मनीष शुक्ला हैं, प्रवक्ता यूपी बीजेपी के, और घनश्याम तिवारी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। घनश्याम जी, बीजेपी की प्रतिक्रिया आपने सुनी, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, लेकिन अगर पारदर्शिता, जिस तरह से बीजेपी कह रही है, हम लाने की कोशिश कर रहे हैं और कानून व्यवस्था राज्य का मैटर है, अगर सरकार इस पर पारदर्शिता ला रही है, लोक सेवा आयोग के मेंबर इसमें आ रहे हैं, तो इस पे परेशानी क्यों? नमस्कार आपको, दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को। कुछ बातें अहम हैं। अच्छा, आपने अच्छे तथ्य दिखाए। उसमें ये तथ्य भी डाला जाना चाहिए कि कार्यवाही जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समय टिप्पणी आई थी कि 2.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश में ये चौथे कार्यवाहक डीजीपी हैं प्रशांत कुमार। उसमें जब केंद्र अपनी बात रख रहा था तो केंद्र ने क्या कहा था? केंद्र सरकार यानी कि अमित शाह जी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी सरकार ने कहा था कोर्ट्स को कि राज्य सरकारें सियासी सहूलियत के अनुसार अफसरों को कार्यकारी डीजीपी बनाती हैं। कौन है जो सियासी सहूलियत के अनुसार, कौन सा राज्य है, कौन से लोग हैं जिसके बारे में अमित शाह सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि राज्य सरकार सहूलियत के हिसाब से कार्यवाहक डीजीपी बनाती है? वही राज्य है जिसमें अमित शाह और योगी जी की आपसी लड़ाई है। ये जो भी प्रयास किया जा रहा है वो प्रयास 2 चीजें बताता है। एक तो अमित शाह पर योगी आदित्यनाथ जी को भरोसा नहीं है। जब उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाएगा, जिसकी घनश्याम जी बिल्कुल आपने अपनी बात रखी, तभी हमने विपक्ष के नेताओं को पूरी तरह से सुनाया भी है। एक तरफ राजनीति होती है, अमूमन विपक्ष और सत्ता पक्ष में होती है, दूसरी तरफ एक प्रक्रिया होती है। अगर हम मनीष शुक्ला से पूछें, मनीष शुक्ला, जो विपक्ष सवाल उठा रहा है वो राजनीतिक सवाल ये उठा रहा है कि क्या ये रस्साकशी है? जिस तरह से केंद्र बनाम और राज्य की सरकार पे रस्साकशी का विपक्ष आरोप लगा रहा है, क्या ये हावी हो गया है वहां पर? देखिए निधि जी, अखिलेश यादव के बयान का अगर आप मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करेंगी तो जो 5 साल उन्होंने सरकार चलाई थी अपनी, और चीफ सेक्रेटरी से लेके और अधिकारियों को केवल इस बिना पे हटा दिया जाता था कि अमुक अधिकारी शिवपाल यादव का समर्थक हो गया है या करीबी हो गया है, और भरे मंच से उसी अधिकारी से कहा जाता था मुलायम सिंह यादव का पैर पकड़ लो, फिर से चीफ सेक्रेटरी बना देंगे। तो ये वही मनोविज्ञान है जो किसी भी व्यवस्था को व्यवस्थित करने से रोकती है।
और अखिलेश यादव के समय में क्या क्या हुआ मैं उस पर बीच में नहीं जाना चाहता। और जो डीजीपी उत्तर प्रदेश की चयन प्रक्रिया बनाई गई है उस पर विस्तार से अभी पंकज झा जी ने बताया है। लेकिन अभी तक तो संघ लोक सेवा आयोग के पास ही नाम जाता था। जो प्रक्रिया है उसमें माननीय उच्च न्यायालय के एक यक्स न्यायाधीश की अध्यक्षता में संघ लोक सेवा आयोग के एक नामित व्यक्ति, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामित व्यक्ति और एक एक्स डीजीपी जिनका अनुभव रहा हो उत्तर प्रदेश में काम करने का, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश और प्रमुख सचिव या एसीएस होम, और उस पूरी कमेटी में रखा गया है। ये पूरी प्रक्रिया इसलिए बनाई गई है कि पुलिस का जो डीजीपी बने और राजनीतिक हस्तक्षेप के विपरीत हो, उसके ऊपर कोई राजनीतिक हस्तक्षेप न हो और वो प्रोफेशनली बट ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि दबाव ना हो। घनश्याम जी, ये एक प्रकाश सिंह जी हैं जो पूर्व डीजीपी रह चुके हैं यूपी में बीएसएफ के, उन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और वो चाहते भी है रिफॉर्म्स हो। आपको लगता है जो ये कदम उठाया गया है इससे जो हमारा पुलिस महकमा है जो अपना काम करता है बखूबी, उस पर जो एक दबाव है वो कम होगा? जो सरकार 2.5 साल में 4 कार्यवाहक डीजीपी बनाए, जो सरकार में पुलिस व्यवस्था को एक माफिया तंत्र का संस्कार दे दिया जाए कि आप किसी के ऊपर बुलडोजर चला दीजिए, किसी का फेक एनकाउंटर की धमकी दे दीजिए, कस्टोडियल डेथ में गरीबों को टॉर्चर कीजिए, उनके प्राण हर लीजिए, उसके ऊपर जो आवाज उठाए उसको पीटिए, ये माफिया तंत्र करता है। गब्बर सिंह की सरकार ऐसा करती है। अगर एक पूरी सरकार स्वयं को गब्बर सिंह की सरकार मानने लगे तो पुलिस तंत्र का इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, आप आधी रात को पूरा मंत्रिमंडल एक फैसला लेता है, उस सनसनीखेज तरीके से फैसला प्रस्तुत होता है, उसमें कोई मंथन नहीं हुआ है, न मीडिया में मंथन हुआ है, आप कह रहे हैं इसका मंथन नहीं हुआ। मनीष शुक्ला, जरा ये बता दीजिए, विपक्ष का आरोप है कि आधी रात में फैसला हुआ, आप मुस्कुरा भी रहे हैं जी। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अखिलेश यादव जी से लेकर तिवारी जी तक ये चाहते हैं कि कैबिनेट के फैसले पर मंथन मीडिया में हो, यानी पहले मीडिया में मंथन हो जाए तब कैबिनेट पे जाए। भैया, कैबिनेट में जब प्रस्ताव रखा जाता है तो उसके पहले संपूर्ण गोपनीयता के आधार पे कैबिनेट में जाता है। कैबिनेट जब डिसीजन लेता है तो डिसीजन के उपरांत ही वो प्रकाशित होता है। कम से कम जो व्यवस्थाएं हैं उसको तो जान लीजिए तिवारी जी, और अपने अखिलेश जी को समझा दीजिए। और देखिए, ये जो अभी कह रहे थे कि एक पुलिस एक माफिया तंत्र में, दरअसल ये लोग कैसा उत्तर प्रदेश चाहते हैं, मैं 2 घटना का जिक्र करूंगा। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते अतीक अहमद ने एक पूरे थाने को बंधक बना लिया था, ये ऐसा उत्तर प्रदेश चाहते हैं। और मुख्तार अंसारी जब जेल में बंद था तो डीएम और कलेक्टर उसके साथ बैडमिंटन, डीएम और कप्तान उसके साथ बैडमिंटन खेलने जाते थे। तो भैया, हमारी सरकार में अपराधियों के सामने हम घुटने नहीं टेकेंगे। चलिए आप दोनों जुड़े, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जी। मनीष जी चलता रहेगा। घनश्याम जी, आप और मनीष जुड़े और उम्मीद करते हैं कि जो ये फैसला लिया गया है, क्या इससे एक स्थायी डीजीपी अगर यूपी को मिलेगा तो वो बेहतरी होगी। और अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली पुलिस ने नांगलोई और अलीपुर फायरिंग मामले में 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। बताया जा रहा है कि 2 शूटर्स भी हैं। इन तीनों ने ही नांगलोई और अलीपुर में फायरिंग की वारदात को अंजाम देने के बाद रंगदारी मांगी थी। ये अपने आप में कल का जो मामला है, जिस तरह से किस तरह से गैंग वॉर्स दिल्ली में अब होने लगे हैं और इस तरह की शूट आउट हो रही, चिंता की बात थी। और अब बड़ी बात है कि पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ मौजूद हैं। मुकेश, अपने आप में जल्दी पुलिस ने कार्रवाई की है, 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है, ज़रा कुछ और जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस ने 3 लोगों को डिटेन किया है और कहा जा रहा है कि इनमें 2 शूटर हैं, एक नाबालिग भी इसमें शामिल है। ये 3 लोग जो डिटेन किए गए हैं, इनसे पूछताछ चल रही है। जिस तरह से फायरिंग हुई थी अलीपुर में और नांगलोई में, 2 जगहों पर फायरिंग की थी। नांगलोई में एक प्राइवेट शोरूम के बाहर फायरिंग की थी, अंदर भी गए थे, और अलीपुर में एक प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ फायरिंग हुई थी। फायरिंग करते वक्त जो शूटर हैं वो नांगलोई में एक पर्ची रखकर गए थे, और पर्ची क्या बल्कि पूरा पोस्टर था। इस पोस्टर में 2 गैंगस्टरों की फोटो लगी हुई थी, जिसमें एक फज्जा है और दूसरा गोगी है। हालांकि ये दोनों ही गैंगस्टर पहले मारे जा चुके हैं,
लेकिन इनका जो गैंग है, जो गोगी गैंग है, उसको दीपक बॉक्सर चला रहा है, जो फिलहाल तिहाड़ जेल में है और जेल में रहकर वो पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहा है। तो इस पर्ची में 3 लोगों के नाम लिखे हुए थे, जिसमें एक फज्जा का नाम लिखा हुआ था, दूसरा जो है वो मोंटी मान का नाम लिखा हुआ था और तीसरा नाम था गोगी गैंग का। तो दिल्ली पुलिस ने इसमें जांच के बाद 3 लोग पकड़े हैं, जिनसे लगातार अभी पूछताछ चल रही है और बहुत जल्दी ही दिल्ली पुलिस आधिकारिक तौर पर जो एक्यूज पकड़े हैं उनकी अरेस्टिंग दिखाएगी। लेकिन जिस तरह से फायरिंग की गई और 10 करोड़ रुपए की डिमांड की गई, उससे ये साफ तौर पर दिखता है कि किस तरह से जो अपराधी हैं दिल्ली के अंदर वो बेखौफ हैं और लगातार रंगदारी के लिए तमाम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फायरिंग की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और जानकारी ये मिली है कि जो गोगी गैंग है जिसने ये फायरिंग करवाई है, गोगी गैंग जो है वो इस समय लॉरेंस बिश्नोई का एसोसिएट गैंग है और इस समय लॉरेंस के लिए काम कर रहा है। तो दिल्ली पुलिस जो लोग पकड़े गए हैं, इनकी पहचान क्या है, ये किसके लिए काम करते हैं, इस बारे में दिल्ली पुलिस बहुत जल्दी ही जानकारी देगी। लेकिन बड़ी बात यह कि 3 लोग पकड़ लिए गए हैं, जिसमें एक नाबालिग भी है और इस फायरिंग के मामले में इससे पूछताछ चल रही है और कहा जा रहा है कि इनमें 2 शूटर हैं। बिल्कुल मुकेश, जानकारी के लिए धन्यवाद। और ये भी एक चुनौती की बात है किस तरह से जेल के अंदर से इस तरह के गैंग्स का संचालन हो रहा है। और बात अब उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश में मदरसा एक्ट जारी रहेगा, प्रदेश में मदरसे चलते रहेंगे, ये फैसला दिया है देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च अदालत ने। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट की वैधता बरकरार रखी है। आपको बता दें, आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए हाई कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें मदरसा एक्ट को असंवैधानिक बताया गया। इससे करीब 16,000 मदरसों और यहाँ पढ़ने वाले 17 लाख छात्रों को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को खारिज कर दिया था और राज्य से विद्यार्थियों को अन्य विद्यालयों में भर्ती करने को कहा था। तो ये पूरा मामला क्या है, इसकी शुरुआत कब से हुई, कैसे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, देखते हैं एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के 16,500 मदरसों के लिए मंगलवार का दिन बड़ा दिन था। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि ये मदरसे अब बंद नहीं होंगे। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च 2024 को एक याचिका पर सुनवाई करने के बाद आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश मदरसा कानून 2004 असंवैधानिक है और यूपी के मदरसों को बंद करने को कह दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मदरसा संचालक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलील सुनने के बाद असंवैधानिक दिए जाने वाले हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और कह दिया कि मदरसे जैसे चल रहे थे वैसे ही चलते रहेंगे। 2004 में उस वक्त की मुलायम सिंह यादव सरकार ने मदरसा कानून लागू किया था। ये कानून उत्तर प्रदेश के सभी रजिस्टर्ड मदरसों पर लागू होता है। एक याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इसे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन बताया। हाईकोर्ट ने कहा कि मदरसों के बच्चों को नियमित स्कूलों में शिफ्ट किया जाए। इसके बाद मदरसा संचालक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। दलील ये दी कि इस फैसले का मदरसों में पढ़ रहे 17 लाख छात्रों और 10,000 शिक्षकों पर असर पड़ेगा। बाल संरक्षण आयोग भी इसमें पार्टी बन गया। उसने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए दावा किया कि मदरसों में औपचारिक शिक्षा नहीं दी जाती। सुप्रीम कोर्ट ने पहले हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई और फिर हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मदरसों का संचालन संवैधानिक साबित हो गया। बहुत राहत है मदरसों के लिए। और जो मदरसे आज के नहीं थे, ये 1908 से चल रहा था, एक एक्ट के तहत चल रहा था कि जो मदरसों से कामिल और फाजिल की डिग्रियां सर्टिफिकेट दिए जाते थे, कामिल और फाजिल के, उनको कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि वो डिग्री है यूजीसी एक्ट के तहत उसको नहीं माना जाएगा। तो कोर्ट से ये अनुरोध किया गया है कि ठीक है, जो पहले कर चुके हैं उसी बोर्ड के नियम के अंतर्गत तो आज के पहले उनको माना जाए, आज के बाद गवर्नमेंट जो इसके ऊपर निर्णय लेगी वो स्वीकार होगा। उत्तर प्रदेश में मदरसों की संख्या 24,000 से ज़्यादा है
और इनमें से 16,500 मदरसे ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं और इन 16,500 मदरसों में 560 मदरसे सरकारी मदद से चलते हैं, यानी इनकी फंडिंग सरकार की तरफ से होती है और बाकी मदरसे अपना खर्च खुद वहन करते हैं। और अगर बात करें सिलेबस की तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, और पीएम के इसी नारे को अख्तियार करते हुए योगी सरकार ने साल 2018 में मदरसों के सिलेबस में दीनी तालीम के साथ साथ जो आधुनिक शिक्षा है उसको भी सिलेबस में शामिल कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु बेहद खुश हैं। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। मदारिस अरबिया के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, अगर से फैसला इसके खिलाफ आ जाता तो हमारे मदारिस अरबिया के ऊपर बहुत बड़ी इस वक्त एक अहम जिम्मेदारी ये थी कि उन लोगों को कहाँ एडजस्ट किया जाए जो मदारिस अरबिया में पढ़ा रहे हैं, और बेरोज़गारी का स्तर और बढ़ जाता। मदारिस अरबिया का अहम योगदान है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एक्ट 2004 को कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है, उसका हम लोग दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था उससे लोगों में बड़ी मायूसी पैदा हो गई थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फ़ैसला दिया है, इससे हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में जो स्टाफ है, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं और उनके पेरेंट्स हैं, उन्होंने एक राहत की सांस ली है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो चुका है कि यूपी में जो मदरसे जैसे चल रहे थे वैसे ही चलते रहेंगे, और इस फैसले से एक बड़ी राहत उन 17 लाख छात्रों को मिली है जिन्हें अब अपना स्कूल नहीं बदलना होगा, और इन सबसे ऊपर उन शिक्षकों को सबसे बड़ी मदद मिली है जो मदरसों में पढ़ाते थे, और ये 10,000 शिक्षक अब अपनी नौकरी सुरक्षित देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से अपने सहयोगी आशीष भार्गव और लखनऊ से कैमरा पर्सन राज गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। सूर्य उपासना का महापर्व छठ आज से शुरू हो गया है। 4 दिनों तक चलने वाले छठ पूजा की शुरुआत आज नहाए खाए से हो रही है। लोगों में भी छठ पूजा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच यमुना में छठ मनाने पहुंचे लोग खराब पानी की वजह से आस्था की डुबकी उसमें लगाने को मजबूर हैं। यमुना के पानी में पूजा उनको करनी पड़ रही है। हर साल इस तरह वादे होते हैं यमुना की सफाई के, लेकिन हर साल ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। और मुख्यमंत्री आतिशी का कहना है कि छठ पूजा के लिए बहुत इंतज़ाम किए गए हैं। पहले सिर्फ 60 घाट लगते थे छठ के पर्व के लिए, लेकिन अब 1000 ये इस तरह के घाट लगाए जा रहे हैं। पूरी दिल्ली में 1000 से ज़्यादा छठ घाट बनाए जा रहे हैं दिल्ली सरकार द्वारा, जहां पे छठ पूजा 7 तारीख की रात को और 8 तारीख की सुबह कराई जाएगी। इतने भव्य स्तर पे जो छठ पूजा हो रही है, इसकी शुरुआत पिछले 10 सालों में हुई है। 2014 में अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले पूरी दिल्ली में सिर्फ 60 छठ के घाट होते थे जहां पे छठ पूजा होती थी। लेकिन आज 10 साल के बाद अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में 1000 छठ घाट दिल्ली सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो आज सीट की सियासत में बात ऐसी सीट की होगी जिस सीट पर बीते 57 सालों से कोई स्थानीय नेता चुनाव नहीं जीत सका है। लोग बाहर से आए, चुनाव लड़े और जीतकर विधानसभा चले गए। एक ऐसी सीट जहां कभी जाट मुस्लिम का समीकरण काम करता है तो कभी दलित मुस्लिम का समीकरण। अब कौन सी है ये सीट, क्या यहाँ के समीकरण हैं और क्या माहौल है इस सीट पर, जनता क्या सोच रही है, हमारे सहयोगी रणवीर सिंह की खास रिपोर्ट। अक्षय वृक्ष, शुकदेव मंदिर और ये गंगा घाट पहचान है उस मीरापुर की जहां के लोगों को 2.5 साल के लिए अपना विधायक चुनना है। मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर सीट इस वक्त सियासी अखाड़ा बन चुकी है। जी हां, सियासी अखाड़ा।
और ऐसा इसलिए क्योंकि मीरापुर की लड़ाई ही कुछ ऐसी है। यहाँ कहा जा सकता है कि आरएलडी बनाम सपा बनाम बसपा बनाम आसपा बनाम एमआईएम की लड़ाई देखी जा रही है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में मीरापुर सीट आरएलडी के चंदन चौहान ने जीती थी, लेकिन अब वो सांसद बन चुके हैं। ऐसे में मीरापुर सीट बीजेपी ने आरएलडी को गठबंधन में दे दी। हालांकि पिछली बार और इस बार में जो बेसिक फ़र्क है वो ये है कि पिछली बार आरएलडी का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ था और इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ। मीरापुर में मुस्लिम, जाट और दलित वोटर जीत हार तय करते हैं। इस बार आरएलडी ने जहां हिंदू उम्मीदवार मैदान में उतारा है, वहीं प्रमुख विपक्षी दलों ने उम्मीदवार मुस्लिम बिरादरी से रखा है। मैं जनता के तो विकास के मुद्दे हैं मेरे, विकास लेकर ही मैं जनता के बीच में जा रही हूँ। पहले भी मैंने विकास कार्य किए हैं, सबका साथ सबका विकास, और अब भी मैं जनता के बीच में विकास के मुद्दे लेकर जा रही हूँ, माता बहनों की सुरक्षा के लिए। और जहाँ पर शिक्षा, जैसे बैकवर्ड इलाका है, जहाँ पर वहाँ पे बच्चों की शिक्षा के लिए डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, क्षेत्र का विकास और स्वास्थ्य के लिए जनता अपने विकास के लिए ही समस्याएं रख रही है कि हमारा विकास नहीं है, बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं है, सड़कें नहीं है, यही सब मुद्दे हैं। जो और पार्टियां है उससे पहले भी चुनाव लड़ी है, वे आवे बाहर से चुनाव लड़ेंगे और चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जनता के साथ में जो है खिलवाड़ हो रहा था। उनके सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे, जो नौजवान हैं उनके रोजगार के लिए लड़ेंगे, बिजली पानी के लिए लड़ेंगे, स्कूल की शिक्षा के लिए लड़ेंगे, अस्पताल के लिए लड़ेंगे। बाकी हमारी जो अब तक की जो है सेवा रही है, ये अब तक जो है हमने काम किया है पार्टी में, वो एक ज़मीनी स्तर से काम किया है। मीरापुर सीट का चुनावी माहौल जानने के लिए यहाँ के जातीय और धार्मिक आंकड़े समझना बेहद जरूरी है। मीरापुर में कुल वोटर्स की संख्या 3,25,000 के करीब है। इनमें से 1,30,000 के करीब मुस्लिम वोटर हैं, वहीं दलित वोटर करीब 50,000, जाट मतदाताओं की संख्या करीब 35,000, पाल वोटर्स 20,000, सैनी 20,000, गुर्जर लगभग 18,000, वहीं दूसरी बिरादरी के वोटर्स की संख्या लगभग 50,000 मानी जाती है। कभी दलित मुस्लिम तो कभी जाट मुस्लिम का समीकरण जिताऊ साबित होता है। माना जा रहा है कि मीरापुर की लड़ाई दो महिलाओं के बीच है। यहाँ बीजेपी की सहयोगी आरएलडी ने पूर्व विधायक मिथिलेश पाल को टिकट दिया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू और बसपा के वरिष्ठ नेता मुनकाद अली की बेटी सुंबुल राणा पर भरोसा जताया है। साल 2022 में हुए चुनाव में जाट और मुस्लिम समीकरण की वजह से आरएलडी चुनाव जीत गई थी, लेकिन इस बार परिस्थितियां कुछ अलग हैं। इस बार चुनाव से पहले सियासी समीकरण जो भी बने, ये तो तय है कि जनता को ही तय करना है कि उसे कौन सा समीकरण पसंद है। इसलिए जनता जो कह रही है, जरा उसे भी सुन लेते हैं। चुनाव में भाजपा का जोर है पूरा। मुद्दा जो है शांति है प्रदेश में, और क्या है, कोई दिक्कत नहीं है किस तरह की। चुनाव का माहौल तो भाई साहब ऐसा है, पहले जो था हर आदमी जितना भी मुसलमान है और जी हिंदू है सब मिलकर चंदन चौहान को सपोर्ट करा था सब लोगों ने। पर आपके जो है ना कुछ लोग तो पतंग पे गए हैं, कुछ जा रहे हैं साइकिल पे। चुनाव के भाजपा बढ़िया तो है पर बाकी काम बढ़िया नहीं कर रही। एक बताऊँ, नौकरी नहीं है एक तो, और गरीब आदमी बहुत परेशान है। हर भाव हर चीज़ के महंगे हैं। जो आम जनता को जो चाहिए वो सफाई चाहिए, पानी की निकासी चाहिए, सड़कें चाहिए, लाइट चाहिए। देखो, हमें प्रत्याशी से कोई लेना देना नहीं है। प्रत्याशी अगर भाजपा का आता है तो वो विकास कराए, हम तो उसे वोट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मीरापुर की सीट वर्चस्व साबित करने की सीट बन चुकी है। अगर यहाँ आरएलडी जीती तो वो इस इलाके में अपना प्रभाव साबित करने में सफल हो जाएगी। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी जीत गई तो 2022 के बाद आरएलडी के बढ़े हुए प्रभाव पर पानी फिर सकता है। और अगर ये दोनों नहीं जीते और कोई तीसरा जीत गया तो मीरापुर के लोग ये साबित करने में सफल हो जाएंगे कि वो हर चुनाव में नए समीकरण के साथ अपना नया विधायक चुनते हैं। मुजफ्फरनगर से मोनू सिंह और अपने कैमरा पर्सन राज गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। हेलो मोटो। मोटोरोला एज 50 प्रो, दुनिया का पहला AI पावर्ड प्रो ग्रेड कैमरा। Motorola presents headlines.